हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं रश्मि श्रीवास्तव। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जनरल स्टडी से रिलेटेड आपके कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे चैनल पर विजिट करिए। आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। यहाँ से आप अपने सभी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2025 का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने वाला है। और यहाँ से आपको बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप किसी भी टॉपिक को तैयार करें तो उसे एकदम अपने माइंड में फिक्स कर लें। ठीक है, इससे पहले मैंने PYQ के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए थे। क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने इसे कवर किया था। PYQ का रोल जो होता है वो हमारे किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। PYQ से यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप किसी भी एक टॉपिक को तो कवर करते हैं, उसके साथ आप 10 एडिशनल फैक्ट्स को भी कवर करते हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे हम हमारे आज के वीडियो से। और मैं मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उसे ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर होंगे। और फ्रेंड्स, PYQ को आज से पहले इस तरीके से आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आपको मैं एक एक फैक्ट को अच्छे से याद भी कराते हुए चलूँगी। ठीक है, जहाँ पे आपको ट्रिक देनी होगी, जहाँ आपको तरीका बताना होगा, मैं आपको उस तरीके से समझाते हुए भी चलूँगी जिससे आपको PYQ याद हो जाए, अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज के क्वेश्चन से। लास्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 51 पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ मध्यपाषाण कालिक स्थल दिए हुए हैं, इनको पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं। पहला है आपका पैसरा, दूसरा है लेखहिया, तीसरा है वीर भानुपुर और चौथा है महदहा। यहाँ पर आपको सीक्वेंस मिलाना है, इसका जो आंसर होगा। ठीक है, आंसर है क्वेश्चन सी, यानी कि 4, 2, 1 और 3। महदहा आपका यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है। फिर लेखहिया आपका यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। पैसरा आपका यूपी में नहीं, बिहार में पड़ता है। और वीर भानपुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इस तरीके से सारे फैक्ट्स को आपने देखा। अब यहाँ से आपको एक चीज़ देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ते पढ़ते आपको केवल उसे रट नहीं लेना, आपको समझना है। अब आप ज़रूरी नहीं आपके एग्ज़ाम में यही सेम क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन यहाँ से आपके कुछ एडिशनल फैक्ट तैयार हो गए। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे कि आपको महदहा, जैसे यूपी के मध्यपाषाण काल के स्थलों को अगर दे दिया जाए और वहाँ से आपके महदहा और लिखैया 2 ऑप्शन आते हैं, तो अब आपके 2 ऑप्शन तैयार हैं कि महदहा यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है और लिखैया यूपी के मिर्ज़ापुर में पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीज़ें एलिमिनेट करके, चीज़ों को ऐड करके आप किस तरीके से नए नए फैक्ट्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 52 है आपका। यहाँ पे कुछ सूचियाँ दी गई हैं, आपको मैच करनी है। एक तरफ है विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन, दूसरी तरफ है आपका पेप्सिन, कैरोटीन, केराटिन और प्रोजेस्टेरोन। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है विटामिन। कैरोटीन एक विटामिन होता है। ठीक, कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन एक विटामिन होता है। पेप्सिन एक एंजाइम होता है। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है और केराटिन एक प्रोटीन होता है। ठीक है, केराटिन क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। देखिए, केराटिन प्रोटीन जो होता है वो आपके बालों में पाया जाता है, नाखून में पाया जाता है और आपके जो जानवर होते हैं उनके खुरों में पाया जाता है। ठीक है, केराटिन। कैरोटीन विटामिन होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये आपको याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 53। यहाँ पर कुछ सूची दी गई है, आपको इसे भी मैच करना है। यहाँ पर कुछ आपको जैन तीर्थंकर दिए हैं और वो किस स्थल से संबंधित है आपको ये याद रखना है। देखिए, ऋषभनाथ, श्रावस्ती, पद्म प्रभु, काकंदी, सुविधानाथ अयोध्या और संभवनाथ भाभूसा। चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। श्रावस्ती, संभवनाथ का संबंध है श्रावस्ती से, सुविधानाथ का संबंध है काकंदी से, ऋषभनाथ का अयोध्या से और पद्म प्रभु का पाभूसा से। देखिए, जब खूब सारे आंसर दिए होते हैं तो आपको सब नहीं रटने होते हैं, आपको 2 तैयार करने होते हैं ना, 2 से 3। संभवनाथ, श्रावस्ती। श्रावस्ती जाना अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा।
ठीक है। श्रावस्ती जाना अगर संभव हुआ तो मैं ज़रूर जाऊँगा। अब इससे आपको ये याद रहेगा जब भी आप श्रावस्ती देखोगे कि ये संभवनाथ का स्थल है। उसके बाद अयोध्या आप याद कर लीजिए, ऋषभनाथ का, ऋषभदेव आपके पहले जैन तीर्थंकर थे, ठीक है। तो अयोध्या ऋषभनाथ से रिलेटेड है। पाभोसा पद्म प्रभु, तो पद्म प्रभु और पाभोसा, ठीक है। इस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हो। तो इस तरीके से हमने देखा क्वेश्चन नंबर 53 तक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। अब यहाँ पे ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो होता है वो आपका प्रेजेंट करंट का पूछा जाता है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा था? ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो सबसे पहले आपका जो गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है वो किस भाषा में लिखी गई है, उससे पहले आपको देखना होगा कि ये बुक किसकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको जो एडिशनल चीज़ें तैयार हुई हैं वो 1809 में राजा राम मोहन राय ने एक पुस्तक लिखी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, किस भाषा में है? फारसी भाषा में है, ठीक है। फारसी भाषा में, ये आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ इन्होंने आत्मीय सभा और ब्रह्म सभा का गठन भी किया था। तो 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। इनकी एक पुस्तक और है फुतुहात मुवाहिद्दीन, ये भी फारसी भाषा में ही लिखी गई थी राजा राम मोहन राय की। एकेश्वरवाद को ये मानते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ पादप हार्मोन दिए हैं, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, ठीक है। इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है, यानी कि प्लांट हार्मोन है? इंसुलिन, साइटोकाइनिन, थायरॉक्सिन या फिर एस्ट्रोजन? तो साइटोकाइनिन जो है वो आपका एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। साइटोकाइनिन क्या है? आपका प्लांट हार्मोन है। इसके साथ साथ ऑक्सिन, एथिलीन, एब्सिसिक और जिब्रेलिन, ये सारे आपके प्लांट हार्मोन हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये 5 आपके पादप हार्मोन हैं, इनमें से एक है साइटोकाइनिन, जो यहाँ का आंसर है आपका। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है? पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे जो है नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रोजन गैस के रूप में, नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनिया के रूप में। पौधे नाइट्रोजन का अवशोषण मुख्यतः नाइट्रेट आयन के रूप में करते हैं, लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्राइट या फिर अमोनियम के रूप में भी कर लेते हैं। नाइट्रोजन से पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक होता है और इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। अब देखिए, नाइट्रेट तो आपको पता चल गया, बट कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि आपको तीनों ऑप्शन दे देगा। अब इसमें आपको लगाना है इनमें से सभी या कोई नहीं। तो आपको ये भी याद रखना है कि नाइट्रेट भी लेते हैं, मेन तो नाइट्रेट लेते हैं, लेकिन अमोनियम और नाइट्राइट का भी अवशोषण वो करते हैं, ठीक है, इसके रूप में भी लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका कुछ आपके मुग़ल बादशाह दिए गए हैं और उन मुग़ल बादशाहों के दीवान दिए गए हैं, इनको आपको मैच करना है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। और इधर है आपका एक तरफ गियास बेग, एतमादुद्दौला, असद खान, मुजफ्फ़र खान और सादुल्ला खान। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अकबर के दरबार में जो दीवान थे वो थे मुजफ्फ़र खान। जहांगीर के दरबार में जो दीवान थे वो थे गियास बेग, एतमादुद्दौला। शाहजहां के दरबार में जो दीवान थे वो थे सादुल्ला खान। औरंगज़ेब के दरबार में जो दीवान थे वो थे असद खान, ठीक है। इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए यहाँ पे दिया है कुछ आपके संस्थान दिए हुए हैं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाज़ियाबाद, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर। फिर नेक्स्ट है आपका वेजिटेबल यानी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान गोरखपुर और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो देखिए, जो जैविक खेती केंद्र है वो गाज़ियाबाद में ही स्थित है, तो ये तो आपका सही हो गया। भारतीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है, ठीक है। आपको यहाँ से मैं एक फैक्ट बता देती हूँ, दालचीनी कानपुर, ऐसे याद कर लीजिए, दलहन और चीनी
शोध संस्थान ये कानपुर में है, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, दालचीनी कानपुर, दाल और चीनी, यहाँ पे दालचीनी की बात नहीं हो रही है, दाल और चीनी, तो दलहन और चीनी शोध संस्थान दोनों कानपुर में स्थित है, ठीक है। सिर्फ याद करने की दृष्टिकोण से दोनों फैक्ट आपको तैयार हो गए। फिर नेक्स्ट है आपका गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये लखनऊ में स्थित है। और जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है, ये बार बार पूछता है, ये आपका गोरखपुर में नहीं, ये आपका वाराणसी में है। इसका आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? वाराणसी में है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरपोल के अध्यक्ष चुने गए हैं अहमद नस्ल। तो ये तो आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, तो ये आपके लिए अभी 2025 चल रहा है, तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है ना, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। बट यहाँ से आप एक चीज़ तैयार कर सकते हो, जो कि है इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, ठीक है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। विश्व का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है ये, 1923 में स्थापना हुई, और मुख्यालय है इसका लियोन, फ्रांस में। तो 3 एडिशनल फैक्ट आपने याद किए कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? लियोन, फ्रांस में है। इसके जो सदस्य हैं 194 देश हैं, और इसकी स्थापना हुई थी 1923 में, ठीक है। फिर है आपका फसल कौन सी, क्वेश्चन नंबर 62 है, कौन सी जो आपकी फसल है मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ठीक है। तो ये जो है आलू, आलू की जो फसल है वो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है, ये आपको याद रखना है। जिन आपके क्वेश्चंस में डिटेल की इम्पोर्टेंस होगी, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि उसके डिटेल से आपको कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, वहाँ पे मैं डिटेल को स्किप कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाणिज्य के संदर्भ में, ठीक है, कॉमर्स के संबंध में। व्यवसाय का एक क्षेत्र है जो विनिमय की सुविधा के लिए सभी बाधाओं को दूर करने में सहायता करता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, वाणिज्य क्या है? तो वाणिज्य के संदर्भ में दोनों कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। यह व्यवसाय का क्षेत्र है, ठीक है। विनिमय की सुविधा के लिए, विनिमय का मतलब लेन देन की सुविधा में सभी उत्पादों को वितरित करने से संबंधित है। वाणिज्य के अंतर्गत किसी आर्थिक महत्व की वस्तु जैसे सामान, सेवा, सूचना या फिर धन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या संस्थाओं के बीच सौदा किया जाता है, ठीक है। वाणिज्य के अंतर्गत आर्थिक महत्व की वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना। वस्तु भी हो सकती है, सेवा भी हो सकती है, कोई संस्थाएं भी हो सकती हैं, और इसका जो उद्देश्य होता है वो धन प्राप्त करना होता है, ठीक है, वही वाणिज्य कहलाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस तरीके से आपने ये चीज़ देखी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासभा में वो 2023 को किस रूप में मनाया गया था? तो मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था ना। तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन है, 2023 को आपका मोटे अनाज के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 65 आपका बता रहा है कि जो निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। सागौन, ओक, चेस्टनट या फिर जैतून, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बार बार आपके एग्जाम में पूछ रहा है, ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागौन, इसका जो आंसर होगा वो है सागौन। सागौन का वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है, बल्कि या उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय वन कौन से हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। जो भूमध्य सागरीय वन है आपके ओक, चेस्टनट, जैतून, ये सब भूमध्य सागरीय वन है, ठीक है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय वन कैसे होते हैं? इनको पतझड़ वन भी कहते हैं, और ये भारत में काफ़ी मात्रा में बहुतायत पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए इसकी विशेषता देख लेते हैं। ये वन भारत के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन गर्मी के प्रारंभ में ही अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इन्हें पतझड़ वाले या मानसूनी वन भी कहते हैं। ये वृक्ष अधिक लंबे एवं सघन नहीं होते हैं। इन वनों में साल, सागौन, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों का विस्तार हिमालय के गिरिपथ, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में है। संपूर्ण सागौन के क्षेत्र का 50% हिस्सा जो है एमपी में पाया जाता है, ठीक है। जो आपके उष्णकटिबंधीय वन है, इसकी मैं आपको बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही शानदार ट्रिक दूंगी, जिससे आपका ये जो
टॉपिक है जिससे आप बार बार कंफ्यूज होते हैं, इसमें सारी कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पर कंटिन्यू रहिएगा, मैं आपको सारी ट्रिक टिप्स और सारी डिटेल वीडियो शेयर करती रहूँगी। ठीक है, मिलते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो है आपका, नेक्स्ट फैक्ट है आपका 66 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? कुंडापुर, होन्नावर, मालपे या फिर कोरिंगा? कोरिंगा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है और भारत में सुंदरवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा? तो कोरिंगा जो है वो दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र, पहला सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र कौन सा है? सुंदरवन है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ बताया गया है कि 2019 की तुलना में मैंग्रोव आवरण 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखी गई थी और देश में कुल मैंग्रोव आवरण जो है 4,992 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि प्रदर्शित करने वाले शीर्ष राज्य जो हैं वो हैं आपके उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर नेक्स्ट है आपका, कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किसी राज्य में स्थित है? होकेरा आर्द्रभूमि, पॉइंट कैलिमर वन्यजीव अभ्यारण्य, आपका सो मैरोरी झील या फिर वुलर झील? इसका जो राइट आंसर है वो बी है। भारत की लुप्त प्राय और स्थानिक प्रजाति ब्लैक वक मृग के संरक्षण के लिए 1967 में पॉइंट कैलिमर वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया था और अभ्यारण्य तमिलनाडु के नागपट्टिनम जिले में स्थित है। 2002 में इसे रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। ठीक है, आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा? ठीक है, इसका आपको राइट आंसर बताना है। देखिए, अगर राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो उसकी जगह पे जो उपराष्ट्रपति होता है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक, पर यहाँ पर बात हो रही है अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तब कौन कार्य करेगा? तब प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत के प्रधान न्यायाधीश या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका भारत के प्रधान न्यायाधीश। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों का पद अगर रिक्त हो जाता है तो भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और यहाँ पर बताया गया है कि उसके कर्तव्यों का निर्वहन भी करेगा और कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब कि जो व्यक्ति उस पद पर रहेगा उसे समस्त शक्तियाँ जैसे उसके जो भी लाभ हैं उन सब का वो उपभोग कर सकेगा। ठीक है ना, उस पद के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं हम जल्दी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। देखिए, यहाँ पर हमने रीजनिंग के क्वेश्चंस को, है ना, रीजनिंग के और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को अभी के लिए हटा दिया है, उन पे हम अलग से बात करेंगे। ठीक है, ये जो आपका करंट अफेयर्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स आपका जो प्रेजेंट टाइम का है वो पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने जनरल स्टडी के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उन सबको कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 है, कुछ घटनाएं हैं उनको क्रम से लगाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ अधिनियम दिए गए हैं, उनके ईयर क्या है पहले उन्हें देख लेते हैं। प्रोजेक्ट हाथी, ठीक, प्रोजेक्ट हाथी, जैव विविधता अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, प्रोजेक्ट एलिफेंट कब का है? 1992 का है। जैव विविधता अधिनियम कब का है? 2002 का है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है और प्रोजेक्ट टाइगर 73 का। प्रोजेक्ट टाइगर 73 ऐसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर है। अब यहाँ से जब आपको आंसर पता होगा तो आप सीक्वेंसेस का अपने आप मिला लेंगे। ठीक है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, प्रोजेक्ट टाइगर 73 का, हाथी 92 का और जैव विविधता अधिनियम 2002 का है। अब चलते हैं हमारे
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जो इसका हिस्सा है उन सभी देशों का नाम दे दिया गया है, तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर मिला है। ठीक है ना, मध्य पूर्व में शामिल जो जो देश हैं यानी कि जॉर्डन, इजराइल, इराक, ईरान, इन सबको आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसको याद करने का तरीका भी है, आप इसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। ठीक, लेबनान, यमन, कतर, सीरिया, तुर्की, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, फिलिस्तीन, संयुक्त अरब अमीरात, साइप्रस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारे जो देश हैं इनको याद कर सकते हैं, और ये मध्य जो आपका पूर्वी देश है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में स्थित किस, जो ग्वादर बंदरगाह है पाकिस्तान का वो किस प्रांत में स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, जो ग्वादर बंदरगाह है आपका बलूचिस्तान में स्थित है। ठीक, बलूचिस्तान में, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में अरब सागर तट पर स्थित है। यह बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC की योजना में उत्कृष्ट रूप से शामिल है, और इसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और समुद्र सिल्क रोड परियोजना के बीच की एक कड़ी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है आपका, 1817 ठीक में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है ना, कहाँ पर स्थित है, ये कहाँ पर की गई थी। तो 1817 में सबसे पहले ये जानना होगा कि डेविड हेयर के द्वारा कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई है। एशिया का सबसे पुराना आधुनिक शैक्षणिक संस्थान है और कलकत्ता में की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको फिर से रीजनिंग के क्वेश्चन मिल गए हैं। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर रॉकेट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, आवोगाद्रो परिकल्पना पर, ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय या फिर संवेग संरक्षण पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर है रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, न्यूटन के द्वितीय नियम के साथ साथ न्यूटन के तृतीय नियम के संयोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार यदि एक व्यक्ति एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है अर्थात संरक्षित रहता है। संवेग संरक्षण के अन्य उदाहरण हैं हवा से भरे गुब्बारे, बंदूक से निकली गोली। ठीक, तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रॉकेट है वो किस आपके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 76। यहाँ पर कुछ मस्जिद दी गई हैं, किन्होंने उसको निर्माण करवाया उसके बारे में देखिए। अटाला मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल और अदीना मस्जिद। ठीक, यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, नुसरत शाह, इब्राहिम शाह शर्की, सिकंदर शाह और वरली मोहम्मद। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है आपका बी। ठीक है, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शर्की ने बनवाई है। बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है अटाला देवी मस्जिद किसने बनवाई है, तो इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाई है। छोटा सोना बनाई है वली मोहम्मद ने। अदीना मस्जिद बनवाई है सिकंदर शाह ने। कदम रसूल नुसरत शाह ने। तो ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट फिर है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन 77। तो हम इसे छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ अकबर के समय की कुछ घटनाएं हैं, ठीक, उन्हें व्यवस्थित करना है। चलिए देख लेते हैं। अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह, तुकरोई का युद्ध, मालवा पर मुगल आक्रमण और उड़ीसा पर कर्रानी की विजय। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा डी। ठीक, मालवा पर मुगल आक्रमण जो हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पर दिया है। अम्बेर की राजकुमारी से हुआ 1562 में हुआ है। मालवा पर मुगल आक्रमण 1561। उड़ीसा पर कर्रानी की विजय 1567 और 68 में हुआ। तुकरोई का युद्ध हुआ है 1575 में। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सीक्वेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नीति आयोग ने जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम यानी ADP जो प्रोग्राम है कब शुरू किया था, तो नीति आयोग ने ये जो प्रोग्राम है 2018 में शुरू किया था।
ठीक है। वर्ष 2018 में शुरू हुए इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य था वो क्या था? तो इसका जो उद्देश्य था वो देश के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान कर उसके समग्र विकास में सहायता करना, और इस कार्य के लिए देश में 28 राज्यों और 115 जिलों की पहचान की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा आप इसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार कानूनी नाम है ना? भारत का जो कानूनी नाम है वो क्या है? द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है, द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया या फिर भारत। क्वेश्चन नंबर जो 81 है उसका आंसर है बी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी, उस पर वाद लाया जा सकेगा इस संविधान के प्रारंभ पर यदि ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ लंबित हैं जिनमें भारत डोमिनियन एक पक्षकार है, तो उन कार्यवाहियों में से उन डोमिनियन के स्थान पर भारत संघ प्रतिस्थापित किया गया समझा जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 300 के अनुसार क्या है कि भारत सरकार का जो कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति के संबंध में है? ठीक, आंसर नंबर इसका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर है सी, यानी कि 280। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका संगठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष की आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जाता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ठीक है, इसका जो मुख्य दायित्व होता है वो संघ और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना और उनके बीच करों के बंटवारों की संस्तुति करना है। ठीक, पहला जो वित्त आयोग है 1951 में गठित हुआ था। ठीक है, और जो 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो NK सिंह थे। याद रखना है 21 से 25 तक इनकी अवधि थी। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 83, यानी कि भारत की संसद को कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में के लिए प्राप्त है। भारत का संघ, भारत का प्रदेश या उपप्रदेश, है ना, विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति। संसद को कानून निर्माण की शक्ति किस विषय में प्राप्त है ना? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि 1 और 2 और 3 तीनों, यानी कि भारत की जो संसद है उसकी भारतीय संघ तथा भारत के प्रदेश उप प्रदेश के लिए कानून निर्माण की शक्ति प्राप्त है। संसद का प्राथमिक कार्य देश के संचालन के लिए विधियां बनाना है। इसके पास संघ सूची विषयों पर तथा अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का विशिष्ट अधिकार है। यदि 2 या 2 से अधिक बार राज्यों के मध्य किसी भी विषय पर विवाद होता है तो संसद समवर्ती सूची के विषयों पर भी विधि बना सकती है। इस स्थिति में संसद की विधि राज्य विधानमंडल पर प्रभावी होगी। विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक एवं उनकी संपत्ति के लिए संसद कानून निर्माण कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। यहाँ पर स्वच्छ शहर की बात हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, इसे देख लेते हैं। जो आपकी विक्टोरिया झील है, ठीक है, यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। यह अफ्रीका भ्रंश घाटी में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? तो राइट आंसर है बी, यानी केवल 2। ठीक है, विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है तथा दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। ये भी आपको याद रखना है कि विक्टोरिया झील सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील भी है। यह झील अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों से घिरी हुई है। ठीक है ना, जो विक्टोरिया झील है कैसे 3 देशों से घिरी हुई। यहाँ पे 4 देश दिए थे। 3 देश कौन से हैं? केन्या, तंजानिया और युगांडा। ठीक है, जबकि इसका प्रसार क्षेत्र बुरुंडी और रवांडा के कुछ हिस्सों तक विस्तृत है। इसे डार्विन के ड्रीम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह अफ्रीकी भ्रंश घाटी में स्थित है। नील नदी इसी झील से निकलती है। यह झील विश्व के मीठे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील है। पहली है सुपीरियर झील। ठीक है, तो जो
आपकी विक्टोरिया झील है वो 3 देशों से घिरी है, युगांडा, केन्या और तंजानिया। ये इसका जो कोड है मैं आपको बता देती हूँ, यूके तंजा, ठीक है, युगांडा, केन्या और तंजानिया, यूके तंजा इसका जो ट्रिक है, ठीक है ना। अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है वो यूके तंजा से घिरी हुई, यानी युगांडा, केन्या और तंजानिया, ठीक है। देखिए इनकी मैं आपको कंट्री भी, कैपिटल भी बता देती हूँ। केन्या की है नैरोबी, तंजानिया की डोडोमा और युगांडा की कंपाला, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने कुछ एडिशनल फैक्ट्स को भी तैयार किया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है व्यापार के संदर्भ में। यह मांग और आपूर्ति दोनों को प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यह मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है और केवल मांग पक्ष से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है, सामान्यतः व्यापार से आशय वस्तुओं की क्रय विक्रय से होता है। व्यापार मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है तथा यह मांग और आपूर्ति दोनों पक्ष से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हुआ क्या हुआ, ए, यानी कि केवल एक, है ना। व्यापार में क्या होता है, क्रय विक्रय होता है और मांग और आपूर्ति दोनों का प्रतिनिधित्व करता है ना, वही तो व्यापार होता है। क्वेश्चन नंबर 88 है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं किससे। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, अधिकांशतः जीवाणुओं से, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो सी है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो जीवाणुओं से प्राप्त होते हैं। ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, वे औषधियाँ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहलाती हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली प्राकृतिक एंटीबायोटिक्स यानी कि पेनिसिलिन की खोज की थी, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और पेनिसिलिन आदि, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 आपका है कि कौन सा इसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना है, इसमें कौन सा सही नहीं है, ठीक। मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली खूंटी बनना, काबुल चना किल्ले निकलना और तंबाकू शीर्ष कर्तन, ठीक है। तो मक्का में नर मंजरी निकलती है, मूंगफली में खूंटी बनता है ना, खूंटी बनना ये मूंगफली की एक प्रक्रिया है। शीर्ष कर्तन तंबाकू में होता है और काबुली चने में कल्ले नहीं निकलते। कल्ले निकलने की जो फसल है वो गेहूं, धान और जौ और मक्का है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर है ना, सी हो जाएगा, यानी सी जो है सही नहीं है ना। कल्ले किस में निकलते हैं, तो कल्ले निकलते हैं आपके जौ, गेहूँ, धान, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 90, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 91। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था। रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी और शिव कुमार बटालवी। शिव कुमार बटालवी, इसका जो राइट आंसर है वो है शिव कुमार बटालवी। स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वे रोमांटिक कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 है आपका, अलास्का के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है। 1867 में रूसियों से खरीदा गया था, ठीक। इसका राइट आंसर बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो सी, 1 और 2 दोनों। अलास्का क्षेत्रफल के आधार पर अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ तेल उत्पादन और प्राकृतिक गैस तथा मछली पकड़ना मुख्य व्यवसाय है। 1867 में रूसी साम्राज्य से महज $7.2 मिलियन करोड़ में खरीदा गया था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 92 को भी हमने देखा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंड अप इंडिया से संबंधित, ठीक। स्टैंड अप उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु योजना स्टैंड अप इंडिया किस चीज़ से संबंधित है, तो जो स्टैंड अप योजना है उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत बैंक की प्रत्येक शाखा से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एक महिला उद्यमी तथा ग्रीन फील्ड परियोजना की स्थापना करने के लिए ऋण सुविधा प्रदान किया जाता है।
या उद्यम, विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने इसे देखा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 95 भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे, जो कि है आपका रीजनिंग से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पर बाकी आपके सारे रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड, जो कि है केंद्रीय औषधि एवं संगध पौधा संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, यानी कि जो औषधि अनुसंधान है वो आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, औषधि एवं सुगंधित पौधों के क्षेत्र में शोध, विकास एवं प्रचार प्रसार का कार्य करता है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की एक अग्रणी पादप अनुसंधान प्रयोगशाला है। इसके 4 अन्य शोध केंद्र बेंगलुरु, हैदराबाद, पत्तन नगर एवं पुरारा में स्थित है। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हमने देखा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप परेशान नहीं होइए, बहुत जल्दी ही ये हमारा जो ये कंप्लीट हो जाएगा और आपके एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। इंडोनेशिया के संदर्भ में कुछ बात की गई है, चलिए उसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, इसमें 15,000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। इसमें 150 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, केवल एक। यानी कि इंडोनेशिया में 15,000 से अधिक द्वीप तथा अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन सक्रिय ज्वालामुखी लगभग 100 हैं। जावा द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी माउंट केलूड और माउंट मेरापी है, अतः दोनों कथन सत्य हैं। उल्लेखनीय है कि इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया में स्थित एक विशाल देश है, जिसकी राजधानी जकार्ता से नूरसंतारा स्थानांतरित की जा रही है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और विश्व में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया विश्व में सबसे अधिक या सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हल्दी भूमिगत तनों का उदाहरण है जिसे कहते हैं। ठीक, हल्दी, देखिए क्या कहते हैं हल्दी को? राइजोम, यानी कि हल्दी के राइजोम को भोजन में प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का भूमिगत तना है। इसकी प्राकृतिक एवं दर्द निवारक आदि में प्रयोग होता है। ठीक है, ये एक एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक के रूप में, कटने में, सूजन पर दर्द निवारक के रूप में यूज़ की जाती है। उल्लेखनीय है कि हल्दी जिजबेरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, यहाँ से आपके कितने फैक्ट हुए? हल्दी एक तो तना है। ठीक, हल्दी क्या है? तना है, प्रकंद है। ठीक, प्रकंद है, भूमिगत तना है, और तीसरी चीज़ एंटीबायोटिक के रूप में कार्य करती है। और जो चौथा फैक्ट इससे आपको पता चला है वो ये जिजीबरेसी कुल का पौधा है। ठीक है, इसका जो वनस्पतिक नाम है वो कुरकुमा लौंगा है। हल्दी का जो वनस्पतिक नाम क्या है? कुरकुमा लौंगा, और जिजीबरेसी कुल का पौधा है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, यानी कि कोलेस्ट्रॉल निम्नलिखित में से क्या है? ठीक, स्टेरॉइड है, विटामिन है, उत्प्रेरक है, या फिर कीटनाशक है? तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का स्टेरॉइड है। शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए लीवर द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह मोम जैसा चिकना पदार्थ है जो ब्लड प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण होता है और कोशिका भित्ति उत्तक हार्मोन, विटामिन डी और पित्त अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है, लेकिन इसका स्तर अधिक होने पर खून की नलियों में जमने लगता है, जिससे वे सक्रिय और हो जाती हैं तथा हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसे रोग का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही है? कथनों में से राष्ट्रीय उद्यानों की सबसे अधिक संख्या MP में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में स्थित है। चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर है सी, यानी कि 1 और 2 दोनों। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में MP अग्रणी राज्य है। यहाँ कुल 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या के संदर्भ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शीर्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ पर जो संख्या दी हुई है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात हो रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में आप 2025
का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको, अब ये आपकी ड्यूटी बनती है, आपको इसे सर्च करना है कि प्रेजेंट टाइम में कितने आपके एमपी में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और अंडमान निकोबार में कितने आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी किससे संबंधित है, करंट अफेयर से। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान भार कम करने हेतु भारत सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की है। तो ऊर्जा क्षेत्र पर ब्याज भुगतान का भार कम करने के लिए उदय योजना, ठीक, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना की शुरुआत की है। विद्युत मंत्रालय द्वारा 2015 नवंबर 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका लक्ष्य देश की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उनका पुनरुद्धार करना तथा उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो जो उदय योजना है 2015 की है, ये आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, तो ये विद्युत मंत्रालय से रिलेटेड है, बिजली से संबंधित योजना है। ठीक है, पॉलीथीन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग होता है। एथिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो पॉलीथीन बनाने में एथिलीन का प्रयोग होता है। पॉलीथीन एथिलीन आपको अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, एथिलीन को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पैकिंग की थैलियाँ, तार के ऊपर का आवरण बनाने में किया जाता है। ठीक है, पॉलीथीन एथिलीन आपको इससे याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से निहित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, किस में निहित होती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, यानी कि केवल एक। भारत की संविधान के अनुच्छेद 53A के अनुसार केंद्र के कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल जो होता है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको इसे याद रखना है, इसकी जो भी डिटेल दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर एज दी गई है और पद दिए गए हैं। ठीक, भारत के राष्ट्रपति 21 वर्ष, पंचायत सदस्य 25, राज्य विधानसभा सदस्य 30 या फिर राज्य विधान परिषद 35। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो पंचायत के सदस्य हैं उनकी जो न्यूनतम अहर्ता आयु है 21 वर्ष है। राज्य विधानसभा सदस्य की जो आयु है वो 25 वर्ष है। राज्य विधान परिषद के सदस्य की आयु 30 वर्ष और भारत के राष्ट्रपति की 35 वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 यानी कि 111 पर देखते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में देख लेते हैं कि कौन सा कथन इसमें दे रहा है, सही है या गलत है। ठीक है, गैलापागोस द्वीप समूह, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि के द्वारा हुई है। ये दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है। गैलापागोस, इसका आंसर होगा ए, यानी केवल एक। गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। यह द्वीप समूह इक्वेडोर का हिस्सा है। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप से लगभग 1000 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। वर्ष 1978 में गैलापागोस द्वीप समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में चिन्हित किया गया था। इस द्वीप समूह पर माल्टा रे और शार्क जैसे जलीय प्रजातियां पाई जाती हैं। इक्वेडोर द्वारा इस द्वीप समूह के एक हिस्से को वर्ष 1935 में वन्यजीव अभ्यारण्य बना दिया गया था। इस अभ्यारण्य को वर्ष 1959 यानी 1959 में गैलापागोस नेशनल पार्क में बदल दिया गया है। अतः इसका जो विकल्प ए है वो उसका सही आंसर होगा, गैलापागोस द्वीप समूह का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये भी आपका करंट से रिलेटेड है। ठीक, नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में कुछ बातें दी गई हैं, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। एक पुरुष का कुंडल पहने है, बाएं में एक महिला का। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सी, यानी 1 और 2 दोनों। चोल कालीन नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति ये कब की है, तो ये चोल काल की है। ठीक है, चोल डायनेस्टी की है
और इस मूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक मूर्तियों में से एक यह मूर्ति है। नटराज नृत्य के भगवान की मूर्ति जो नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में वह एक पुरुष का कुंडल पहनी और बाएं में एक महिला का, यानी कि नर और मादा के संलयन का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अक्सर अर्धनारीश्वर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस एक क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना जुलाई 1989 में की गई थी। ठीक है, प्रदेश में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान 1952 में लखनऊ में इसकी भी स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, फिर यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चलिए इसे देख लेते हैं। राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रॉटरडम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि जर्मनी रूर प्रदेश उत्तर जर्मनी में शामिल क्षेत्र है। यानी कि दोनों विकल्प सही है ना, दोनों विकल्प इसके सही होंगे। क्वेश्चन नंबर, ये भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर जो राष्ट्रीय कार्य योजना है इसको कब लागू किया गया था। तो भारत के प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 को लागू किया गया था, 30 जून 2008 को। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक है, इसके कुछ 8 राष्ट्रीय मिशन हैं। आपको ये याद ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि ये योजना कब लागू की गई थी। तो 2008 में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लागू की गई थी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आपके कुछ यहाँ पे सूची मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेले दिए गए हैं और स्थान दिया गया है। बटेश्वर आगरा, देवा शरीफ जौनपुर, संकिशा फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देवा शरीफ का जो मेला है ये बाराबंकी में लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में लगता है। संकिशा जो है आपका फर्रुखाबाद और बिठूर कानपुर से संबंधित है, यानी कि बी सुमेलित है इसका सब, है ना, इसका जो सुमेलित है वो बी है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिए। आई होप आपका ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो फर्स्ट आपका जो एक PYQ का सेशन है वो कंप्लीट हुआ है और आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। और मैं आशा करती हूँ कि मेरी जो भी बीच बीच में मेरे द्वारा दी गई ट्रिक और टिप्स हैं वो आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।